अन्ना की कोर कमेटी की बैठक है। टीम अन्ना पर नया हमला बोला है। अन्ना का साथ छोड़ चुके समाजसेवी राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी अहंकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्ना का आंदोलन अपने मकसद से भटक गया है। मशहूर समाजसेवी और टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य रहे राजेंद्र सिंह ने अन्ना हजारे और उनकी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र सिंह का मानना है कि हिसार उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करके अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को गलत दिशा में डाल दिया। कांग्रेस को वोटिंग नहीं करनी। अन्ना हजारे अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। उनकी टीम में अहंकारी लोगों की भरमार है और इसमें अच्छे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। टीम अन्ना के अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को सबसे ज्यादा अहंकारी मानते हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह का मानना है कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने की वजह से दोनों अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि हिसार उपचुनाव के मुद्दे पर राजेंद्र सिंह ने अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया था। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी नाराजगी की बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे ने कहा है कि अन्ना घोटालेबाजों से घिरे हैं। मुश्किलों का सामना कर रही टीम पर शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने हमला किया है। अन्ना की टीम पर बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के घोटाले से अन्ना के मन की शांति भंग हुई है। अन्ना जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के इन खास लोगों के घोटाले के पटाखों की आतिशबाजी हो रही है। इसकी वजह से मौन व्रत में रहकर भी अन्ना को ब्लॉग के जरिए बोलना पड़ रहा है। ऐसे में अन्ना को मन की शांति कैसे मिल सकती है? अन्ना तो जवान है, हम तो बूढ़े ठहरे। आज ही अन्ना ने ऐलान किया है कि उनका मौन व्रत जारी रहेगा। ब्लॉग पर अन्ना ने लिखा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आरोप किरण बेदी पर। टीम अन्ना की एक और सदस्य किरण बेदी अब विवादों में घिर गई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रही किरण बेदी पर खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एनजीओ और संस्थाओं के सेमिनार में जाने के लिए खर्च से ज्यादा किराया वो लेती थी। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करती थी, सफर करती थी, लेकिन बिजनेस क्लास का किराया वो वापस क्लेम करती थी, ये कहना है। एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास में किरण को वैसे ही 75% की छूट मिलती है, जैसे कि तमाम अन्य गैलेंट्री अवार्ड विनर्स यानी वीरता पुरस्कार विजेताओं को जो छूट मिलती है 75% की एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास में, वो भी इसे लेती हैं। 29 सितंबर 2011 अभी की बात है, सेमिनार के लिए दिल्ली से हैदराबाद फिर चेन्नई गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं क्या हुआ था। जो उन्होंने वास्तविक किराया दिया था वो है 17,134 रुपए और जो पैसे उन्होंने क्लेम किए वो है 73,117 रुपए। सेमिनार के लिए दिल्ली से पुणे और फिर मुंबई गई थी 30 मई 2011। वास्तविक किराया 12,458 और जो किराया उन्होंने लिया वो 26,386 रुपए है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पैसे तो कम खर्च होते थे लेकिन वो ज्यादा उसका क्लेम करती थी पैसा। चैरिटी एंड फाउंडेशन की तरफ से ये दिया गया था। कॉन्फ्रेंस के लिए वो दिल्ली से मुंबई गई 25 नवंबर पिछले साल 2010 में। वास्तविक किराया 14,000 के आसपास, लेकिन जो किराया उन्होंने लिया वो था 42,000 के आसपास। नेशनल मॉन्टेसरी कॉन्फ्रेंस ने यह भुगतान किया था। इंडियन एक्सप्रेस में कुल 12 ऐसी यात्राओं का जिक्र है जिसमें इसी तरह से वास्तविक और असल किराए में बहुत ज्यादा का फर्क है। जो पैसे उन्होंने दिए वो बहुत कम है। मुझे बहुत सारे जगह से इनविटेशन आते हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट आती है, जैसे कि आप में से भी कई इनवाइट करते हैं, कई मीडिया चैनल्स भी अपने अपने इवेंट्स करते हैं, मुझे इनवाइट करते हैं। उस इनविटेशन में आता है कि आप हमारे पास स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए आइए और हम आपको बिजनेस क्लास फेयर देंगे। उस इनविटेशन में अपने आप ऑफर आती है, तो मैं फैसला करती हूँ मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगी या मैं इकोनॉमी में जाऊंगी। कई बारी मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाती और मैं ये फैसला करती हूँ कि मैं इकोनॉमी में जाऊंगी और उससे जो बचत होगी वो संस्था के पैसे में ही रहेगा ताकि संस्था के पास वो बचत में रहे। और जब मैं ऑर्गेनाइजर्स को मिलती हूँ मैं उनको बता देती हूँ कि मैं, या मेरी संस्था पहले भी बता देती है इन्विटेशन में कि मैं, आप दे रहे हैं मैडम को बिजनेस क्लास लेकिन ये बचत में जाएगा, मैडम इकोनॉमी में जाएगी।
तो वो कहते हैं ये आपकी मर्जी, हमने आपको बिजनेस क्लास से इन्वाइट किया है, ये आपका फैसला है, आप बिजनेस से ट्रैवल करें इकोनॉमी में। लेकिन मेरी नेचर को देखते हुए समझ लेते हैं कि शायद ये इकोनॉमी में जाए, लेकिन हमने आपको इन्वाइट किया बिजनेस क्लास के, ये आपकी चॉइस है, आप बचत से आए या नहीं आए। तो जब मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करती हूँ, वही बचत जो फिर उस संस्था के पैसे में ही रहती है, वो कहीं और नहीं जाती है। किरण बेदी ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं की है, लेकिन चैरिटी एंड फाउंडेशन की सीईओ का कहना है कि किरण बेदी की इस बचत योजना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ है इस वक्त चैरिटी एड्स फाउंडेशन की सीईओ अमिता पुरी, उनसे बात करते हैं क्योंकि किरण बेदी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर बिजनेस क्लास का फेयर लिया, उसमें एक नाम चैरिटी एड्स फाउंडेशन का भी है। आपसे जानना चाहूंगी, 30 मई 2011 के एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि उन्होंने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया और आपसे बिजनेस क्लास का फेयर लिया। क्या आप लोगों के संज्ञान में आप लोगों को पता था कि वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही है और आपसे बिजनेस क्लास का ले रही हैं फेयर? जी नहीं, हम लोग का जो सिस्टम है वो ये है कि हम लोग ने उन्हें इनवाइट किया था स्पीकर होने के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने अरेंजमेंट किया अपने ट्रैवल का, और हम लोग के पास बिल आया था और हम लोग ने बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया। तो कैफ जहां तक कंसर्न है, जो उन्होंने बिल रेज किया वो बिल्कुल जेन्युइन है और हम लोग ने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है। आप जो बिल मांगते हैं अपने क्लाइंट से, जो भी स्पीकर्स आते हैं, उनसे किस तरह के बिल्स मांगते हैं? क्या बोर्डिंग पासेस उसके साथ अटैच करने के लिए होता है या सिर्फ जो भी उनके ट्रैवल एजेंट जनरेट करते हैं वो ले लेते हैं? कोई क्रॉस चेकिंग है आपके इसमें? नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आपका स्पेशली अगर इस तरह के हाई प्रोफाइल पीपल, वेल रिस्पेक्टेड पीपल हैं, उनसे और नॉर्मल दूसरे लोगों से भी हम लोग ट्रैवल एजेंट का बिल मंगवाते हैं जिसमें डिटेल्स होती हैं। बोर्डिंग पास की जरूरत होती है? जी नहीं। आपने जो पेमेंट की वो ट्रैवल एजेंट को पेमेंट की या उनके एनजीओ को पेमेंट की? उनके ट्रैवल एजेंट को पेमेंट की, क्योंकि बिल उनके तरफ से रेज हुआ था, ट्रैवल एजेंट की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किरण बेदी को एज एन एनजीओ के हेड के तौर पे नहीं बुलाया था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस फंक्शन में बुलाया था। और कौन सा फंक्शन था वो दोनों है। शी इज नोन एज किरण बेदी एंड शी इज नोन एज द हेड ऑफ नवज्योति एज वेल। पर किरण बेदी अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने स्टैंडिंग के लिए रेप्यूटेड है, और हम लोग के लिए स्पेशली हम लोग प्रोग्राम जो था वुमेन लीडर्स के लिए था, तो उनको उस हैसियत से बुलाया था। आप बता सकती हैं कौन से ट्रैवल एजेंट के कंपनी का बिल उन्होंने सबमिट किया था और आपने किनको पेमेंट की है? क्या उनका, हाँ, शायद एजेंट का नाम फ्लाईवेल था, उनको पेमेंट की थी हम लोग ने। फ्लाईवेल। और कितने का चेक था और कितने का अमाउंट आपने उनको पे किया? द बिल अमाउंट वाज 26,000 ऑड अमाउंट एंड वी पेड द एग्जैक्ट अमाउंट। और जबकि उन पर आरोप है कि 12,000 ही उन्होंने खर्च किया था दिल्ली से पुणे और मुंबई से वापस दिल्ली आने के लिए। सरोज सिंह, स्टार न्यूज, दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वबंधु गुप्ता जी, धोखाधड़ी का मामला बनता है क्या? ये बहुत सीरियस मामला है। इसमें किरण बेदी जी को एक छोटा सा कानून मालूम होना चाहिए कि जब उनको कोई स्टेटस मिलता है एनजीओ का इनकम टैक्स एक्सम्पशन का, तो आप उसके अंदर जरा सा भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दे सकते हैं। आपको जो भी चीज है, ये कोई आपका घर की कोई धर्मशाला नहीं चल रही है कि मैंने सोचा मैं ये कर लूं, मैंने वो कर लूं। 3 सेक्शंस है, 276C, 276CC, 277C। तीनों सेक्शंस के अंदर किरण बेदी का प्रोसिक्यूशन होगा दोनों ट्रस्ट के अंदर। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैंने उनकी सारी कहानी सुन ली है बैठ के सवेरे। उस कहानी का इनकम टैक्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपने जो जो भी कुछ किया वो आप बिल्कुल सत्य लिख के बोलेंगे, और अगर उसमें कहीं भी कोई बात सत्य, पूरी तरह सत्य नहीं है, तो उसमें आपका प्रोसिक्यूशन होगा। सजा कितनी हो सकती है अगर धोखाधड़ी का मामला होता है? क्या सजा का भी कोई प्रावधान है इसमें? तीनों धोखाधड़ी के मामले हैं। तीनों धोखाधड़ी के मामलों के अंदर हम आमतौर पे 3 साल से 7 साल की सजा रिकमेंड, और मेरे को लगता है इस केस में शायद 3 साल की सजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकमेंड होगी किरण बेदी को। और एक बड़े दुख की बात है कि इन्होंने सर्विस के अंदर रहते हुए भी एक पर्टिकुलर बिल की डिटेल है, उसका अगर वो निकला तो हो सकता है कि इनके जो सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर भी इनके असर आ सकता है। जी,
पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर विश्वबंधु गुप्ता ये बताते हुए कि धोखाधड़ी का मामला बनता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो तमाम जानकारियां दी जाती हैं उसमें पार्शियल सच और पार्शियल झूठ आप नहीं बोल सकते हैं, सफेद बात होनी चाहिए पूरी पेपर में। बहरहाल कांग्रेस ने हमला बोलते हुए किरण बेदी पर जमकर निशाना साधा है। वो डॉक्यूमेंट कहां से आ रहे हैं ये बहुत अहमियत नहीं रखता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। डॉक्यूमेंट सही है या गलत है? कांग्रेस नहीं तो कौन, अन्ना और उनकी टीम के लोग हिसार की गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वोट किसे देना है इस पर कोई राय नहीं है। हिसार के उचाना कला में कल रात इसी सवाल को लेकर केजरीवाल की मौजूदगी में बवाल हो गया। अहिंसक आंदोलन की बात करने वाले अन्ना के लोगों ने सवाल पूछने वाले शख्स को न सिर्फ रोका बल्कि सैकड़ों लोगों के बीच उससे धक्का मुक्की की। अन्ना के अभियान का अहिंसक चेहरा। भरी सभा में हिसार के एक वोटर से धक्का मुक्की कर रहे ये लोग कोई और नहीं, उन्हीं अन्ना हजारे के कार्यकर्ता हैं जो अहिंसक आंदोलन की दुहाई देते नहीं थकते। उचाना कला की सभा में पहुंचे छज्जर के संदीप का कसूर सिर्फ इतना भर था कि इसने भरी सभा में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की हिम्मत कर दी। भाषण के शोर में संदीप का ये सवाल तो दब गया, लेकिन जैसे ही उसने अरविंद केजरीवाल से अगला सवाल पूछा कि गांधी टोपी लगाए अन्ना के अभियान से जुड़े लोग उस पर टूट पड़े। मैंने केजरीवाल जी से यह पूछा है, केजरीवाल जी से यह पूछा है, आपने कभी मतदान क्यों नहीं किया? मतदान कभी किया तो किस पार्टी को दिया है? इन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और अब भी खींच रहे, धक्के मुक्के मारे हैं। किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैं अन्ना हजारे जी से, तो क्या आपने हम कांग्रेस को वोट नहीं दे, लेकिन किस पार्टी को वोट दे ये तो बताएं। अन्ना के सेनापति अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ हिसार की गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस नहीं तो किसको। हिसार के लोग अब यही जानना चाहते हैं कि अन्ना अगर खुल के चुनावी मैदान में उतर ही गए हैं तो अपनी तस्वीर साफ कीजिए। जब रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था तो उस समय की मेरी अपनी जानकारी है कि 80 लाख के लगभग डोनेशन आ चुका। तो उस समय ये मांग आ रही थी कि और डोनेशन आ रहे हैं तो इसको रोका जाए, बंद किया जाए। लेकिन डोनेशन आ रहे थे और कई तरीके से आ रहे थे। लोग अपना लिफाफों में रख करके कैश भी देते जा रहे थे, चेक भी आ रहे थे। तो ये जिम्मेदारी बनती थी, जो भी डोनेशन था लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो जो था हम लोगों का बैनर, उसको देखते थे, उसको जानते थे। किसी को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो दान देने वाले लोग थे।
लेकिन दान की रसीद